हाजरीन, खवातीन और हजरात, आज मैं शुक्रगुजार हूँ कन्हैया कैसेट का, जिनके माध्यम से मेरी मुलाकात आपसे हुई, और शुक्रगुजार हूँ आप सभी का जिन्होंने अपने कीमती वक्त को जाया करके यहाँ आकर मेरी हौसला अफजाई की। आज की जिंदगी में इंसान तमाम गम और परेशानियों से घिरा है और बहुत ही कम वक्त मिल पाता है उसे मुस्कुराने का। तो आइए चंद लम्हों के लिए हम सभी गम और परेशानियों को भूलकर जी खोलकर मुस्कुराएं। तो पेश खिदमत है कुछ लतीफे। एक बार की बात है, एक नवाब साहब जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सिनेमा नहीं देखा था, पहली बार सिनेमा देखने जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि नवाबों की आदतें होती हैं जो आम इंसानों से कुछ अलग हटके हुआ करती हैं। तो नवाब साहब की आदत थी कि पान बहुत खाते थे, और जब पान खा लिया करते तो पान की पीक को बगैर किसी मौके की नजाकत के, बगैर कुछ सोचे समझे यहाँ वहां थूक दिया करते। तो साहब नवाब साहब एयर कंडीशन सिनेमा हॉल के अंदर पिक्चर देखते हैं, बातचीत करते वक्त यहाँ वहां थूकते जाते हैं। उनकी ये बात वहां के गेटकीपर को नागवार गुजरती है। गेटकीपर नवाब साहब को थूकने के लिए मना करता है, तो नवाब साहब क्या जवाब देते हैं? बगल में एक बुंदेलखंडी महिला बैठी है। हमारे यहाँ कहते हैं कि बुंदेलखंडी महिलाएं बहुत ही बेवकूफ और सीधी होती हैं, लेकिन मैं आपको इस लतीफे के जरिए ये साबित करूंगा कि हमारे बुंदेलखंड में वृद्ध महिलाएं कितनी चालाक होती हैं। और इसी दरमियान सिनेमा देखने के वक्त बालकनी से एक महिला का बच्चा बाथरूम करता है जो नवाब साहब की गंजी खोपड़ी पर गिरती है। तो किस तरह की बातें आपस में होती है, जरा गौर कीजिए। नवाब साहब फिल्म देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, फिल्म उन्हें बिल्कुल बेकार लग रही है, तो नवाब साहब फिल्म भी देखते हैं, बातचीत भी करते हैं और यहाँ वहां थूकते भी जाते हैं। तो पर्दे की तरफ मुखातिब होकर नवाब साहब ने बोलना शुरू किया। बोले, लाहौल बेलाकुबट बड़ी बेकार किस्म की पिक्चर है। अब यह भी कोई पिक्चर है? पिक्चर तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, दिलीप कुमार की फिल्म, सुरैया की फिल्म, शम्मी कपूर की फिल्म। अब यह भी कोई पिक्चर है कि अकेला अमिताभ बच्चन जैसा दुबला पतला आदमी 15-20 लोगों को मारे चलाया? हमारा दिमाग खराब हो गया। अगर अमिताभ बच्चन मेरे सामने आए तो पकड़ के घिरघटी दबा दूं मैं उसकी। इतनी बाहियात किस्म की पिक्चर है। थोड़ी देर के बाद साहब ऊपर से महिला के बच्चे ने बाथरूम की नवाब साहब के ऊपर गिरी। गुस्से से बोले, लाहौल बेलाकुबट, अमा क्या हो रहा है? महिला अपनी गलती छिपाते हुए बोली, माफ कीजिए नवाब साहब, दरअसल बात यह है कि पानी का गिलास गिर गया। अमा क्यों झूठ बोलती हो? पानी का गिलास गिर गया? पानी का गिलास गिर गया? अमा बाप खामोखा झूठ बोले चली जा रही हैं। पानी का गिलास गिर गया, मैं क्या स्वाद भी नहीं जानता? पानी का गिलास गिर गया, सारा दिमाग खराब कर दिया। एक तो पिक्चर बेकार है, ऊपर से इस तरह की हरकतें कर रही हैं आप, मजा नहीं आ रहा। इससे अच्छा था कि घर पे जाकर नौटंकी देख लेते। थोड़ी देर के बाद साहब गेटकीपर ने देखा कि नवाब साहब सिनेमा हॉल की कालीन को बर्बाद कर रहे हैं। तो गेटकीपर आया और नवाब साहब की तरफ मुखातिब होकर गुस्से से बोला, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अंदर का माल बाहर हो रहा है। और क्या हो रहा है? देखते नहीं है पानी की पीक थूक रहे हैं। बोले, देखिए यहाँ पर थूकना मना है, अगर आपको थूकना है तो कहीं और जाके थूकिए। कहीं और जाकर थूकिए? कहाँ थूके भाई? आपके मुंह पर थूक रहे हैं? बेकार की बातें करते हैं भाई, हम तो खानदानी थूकने वाले हैं, पैदा होते ही थूकने लगे। अब आप बताइए, पान खाएंगे तो थूकने कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो थूकना पड़ेगा। बोले, नवाब साहब ये एयर कंडीशन सिनेमा हॉल है, दोबारा आपने थूका तो आपको उठा के सिनेमा के बाहर फेंक देंगे। फेंक दीजिए, हम फिर अंदर आ जाएंगे, लेकिन थूकेंगे जरूर भाई, हम थूकना नहीं छोड़ सकते। साहब गेटकीपर वार्निंग देकर चला गया। नवाब साहब बगल में बैठी बुंदेलखंडी महिला से बोले, देखा अम्मा, कितने बेकार किस्म के लोग हैं, थूकने के लिए मना करते हैं, वो भी नवाबों को। अब आप बताइए कि पान खाएंगे तो थूकेंगे का? तो साहब वो बुढ़िया नवाब साहब के करीब आई और बहुत ही सस्पेंस, यानी कि बहुत ही रहस्यमय अंदाज में सस्पेंस में बोली, कहने लगी, देखा बेटा, जब गेट कीपर थूकवे के लाने मने कर रहा तो सिनेमा हॉल में अंधेरा है, कौन काऊ को दिखाई दे रहा? चाची की जेब में थूक दो। दिमाग खराब हो गया आपका? चाची की जेब में थूक दो। अम्मा जूते पड़वाएंगी क्या? किसी की जेब में थूकेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। बोले, दिमाग खराब तो तुम्हारा होगा, जूते पड़वाएंगी मालूम नहीं पड़े। अरे हम 8 घंटा से तुम्हारी जेब में थूक रहे, तुम्हें मालूम पड़ी? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तालियों के लिए।
और आपकी तालियों से ये महसूस हो रहा है कि आपको ये प्रोग्राम कितना पसंद आ रहा है। और एक सच्चे कलाकार के लिए सुनने वालों की तालियां ही सबसे बड़ी सौगात होती है। तो आइए एक और लतीफा। एक बुंदेलखंडी महिला, अभी तो आपने नवाब साहब के बारे में सुना, एक बुंदेलखंडी महिला जिसने अपनी जिंदगी में कभी सिनेमा नहीं देखा था, पहली बार सिनेमा देखने जाती है नून सो यानी कि 12 से 3 और 2 बजे घर लौट आती है। उसकी बहू को बड़ा ताज्जुब होता है कि सिनेमा 3:30 पे छूटता है, हमारी सास 2 बजे क्यों लौटी। तो बहू सास से जल्दी आने की वजह पूछती है और सास ये बतलाती है कि सिनेमा देखने के दरमियान किस तरह के वाकयात उसके साथ गुजरे, किस तरह की घटनाएं वहां पर हुई। तो देखिए साहब, सास चली आ रही है, बाल बिखरे हैं, आंखें गुस्से में लाल हैं, बहुत ही गुस्से में है वो। तो बहू ने सास को देखा और बुंदेलखंडी में जल्दी आने की वजह पूछती है। तो किस तरह पूछती है, हमारे बुंदेलखंडी में महिलाएं किस तरह बोलती हैं। सास को देखकर बहू बोली, कहने लगी, पाई का भाई तो तुमने का करा देखो जू के तुम जन्म करम में सिनेमा देखने नहीं, तुम्हें 3:30 बजे आना तो तुम तो ढके आई। बड़ा गुस्सा है साहब, उसकी सास को बेचारी मुंह फैला के बैठ गई। बहू ने अपने पति से पैसे उधार लेके दिए थे, वो भी गुस्से में थी कि सास इतनी जल्दी क्यों लौटी। तो एक बार बहू फिर गुस्से से कहती है, बोलत का नहीं है भाई, देखो जू के हाल भी आके में खा ले मुरा ले बे चल चल बैठी हुई है तुम काहे मरे। तो साफ बतलाती है कि वो जल्दी क्यों लौटी और सिनेमा में किस तरह की घटनाएं उसके संग गुजरी। बुढ़ी थी, 2-4 दांत नहीं थे। कहने लगी, बोली, अरे कचू जिन पूछे बेटा तेने सिनेमा देखन का भेजो मड्डो कैया को फसवा दो। जैसे ही होते पहुंची तो खूब ही लंबी लेन लगी। मैंने कही का भज्जा ये का मट्टी का तेल मिला। एक मुंह से बोला, दो कैया टिकट मिलत भ मैंने तो सड़ा 2 को नोट खिड़की में ठूस दा लगैया लग जाए टिकट वारे की। अरे डील मरे ने 1.90 के टिकट दाए 10 ना ढल्ला लगैया लगे। जैसे ही टिकट लेके गेट पे पहुंची तो वो मूछन बारो, अरे वाके माड़ी माड़ा मर जाए लगैया लगे ना। 2 रुपया के टिकट को हाथ में लेके 2 टूका करता है। मैंने कही काय भज्जा, मैंने तो का बिगाड़ो। तो बोलो बैठ जा T11 पे। अंदर घुसी बहन सो भुप अंधेरो, हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कही ये भज्जा को लालटेन से लगा दो, अरे मोमबत्ती जला दो। काऊ ने नहीं सुनी बहन, फिर जाने की ने चुटैया पकड़ के ठूस दा कुर्सी पे। थोड़ी देर के बाद देखो बिन्नू के भक्का तो होगा, वो तो भगवान की लीला हती। सो मैंने हाथ जोड़ दिए। तनक देर के बाद देखो बिन्नू के गोरी नारी मोड़ी के पीछे करिया सो मोड़ा गाना गाओ चलो जा रहा। मैंने की लगे क्या लगे मैं देखो ले डील मरे को देखो कैसे चिपक के गावे के लाने लगे। अरे हमारे मोड़ी मोड़ा होते तो टेटुआ दबा देती लगैया लगन के। काऊ ने नहीं सुनी बहन, घोर कल जुगा देर के बाद वह मोड़ी मोड़ा के संगे गान लगी। सो मैंने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद काफिर को बिन्नू के 2-4 भैंसे चरबे के लाने आई। मैंने कही दलिया ले आई होती तो गोबर मिल जाता। तनक देर के बाद देखो बिन्नू के रेलगाड़ी छुक छुकाऊ चली आ रही। मैंने कही आज मरी डुकैया, तो घबरा के कुर्सी के नीचे घुस गई। थोड़ी देर के बाद का देखो बिन्नू के कारे कारे बदला छा गए। वो तो भगवान की लीला हती। मैं समझ गई कि बूंदा बांदी होबे बारी है। मैंने बगल बारी मोटी मेम साहब से कही काय बेन छत्ता लाए हो तो दुकानों में। लेकिन भाई जब बताओ कि तुम जल्दी कहाँ चली आई। अरे बेटा वही तो बता रही, फिर मुझे ध्यान धरे आओ। मैंने कही पानी बरस दे 12 है, मैं छत पे पापड़ सूखन डारे आई थी। मैंने कही भीग ना गए, वो सब बीच ही मोट के भगे आई। तो आइए एक और प्यारा सा लतीफा जो मुझे खुद भी बहुत पसंद है। और वैसे मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि आप लोग इस तरह दिल खोल कर हंस रहे हैं। किसी शायर ने कहा है कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। तो आइए एक बार की बात है, एक क्लास के मास्टर साहब पागल हो जाते हैं। अक्सर कभी कभी इस तरह की वारदातें हो जाती हैं। तो हमारे क्लासों के अंदर आप जानते हैं कि जो मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं, उनकी आदत होती है कि जब बच्चे क्लास में शोर करें, उनकी बात ना माने, तो वो बच्चों को कुछ सजाएं दिया करते हैं। जैसे कि मुर्गा बनाना, क्लास से बाहर निकाल देना, डंडों से मारना,
और भी तरह तरह की सजाएं। लेकिन हमारे इस क्लास के जो मास्टर साहब थे, उनकी आदत थी कि जब बच्चे उनकी क्लास में शोर करते तो बच्चे से कहते, जो बच्चा शरारत करता, बाहर निकलो, जमीन पे लेट जाओ, टांगे उठाओ और साइकिल की तरह चलाओ। तो साहब ये उनका अंदाज था सजा देने का, यानी कि वो हर शरारत करने वाले बच्चे से साइकिल चलवाते। तो देखिए किस तरह वो बच्चों से सवाल जवाब पूछते हैं, बच्चे उनके सवालों का क्या जवाब देते हैं, और उसके बाद मास्टर जी बच्चों से किस अंदाज में बातचीत करते हैं। क्लास लगी है, मास्टर जी क्लास में प्रवेश करते हैं, बच्चे अदब से खड़े होते हैं और खामोशी से बैठ जाते हैं। तो उस खामोशी को देखकर हमारे मास्टर साहब अपने एक अलग अंदाज में बोलना शुरू करते हैं। बोलते हैं, क्लास की तरफ मुखातिब हुए और बोले, कहने लगे, ये क्लास है या कब्रिस्तान? अबे लटोरे, खड़ा हो जा, कल स्कूल क्यों नहीं आया? तबीयत खराब थी, बीमार था, क्या बात थी? खड़ा हो। साहब लटोरे खड़े हुए। मैं साहब बीमार नहीं थे साहब, कल हम गिर पड़े थे। गिर पड़े? हवाई जहाज पे थे, बस पे थे, जहाज पे थे, कहाँ से गिर पड़ा? मास्टर हवाई जहाज पे से नहीं साहब, कल हम खटिया पे से गिर पड़े। बेवकूफ कहीं का, निकल बाहर, लेट जा, उठा टांगे, चला साइकिल, चला चला चला। साहब बच्चा बाहर निकला, दोनों पैर ऊपर, साइकिल चलाना शुरू। मास्टर साहब एक छोटा सा सवाल बच्चों से करते हैं और कुछ बताते हैं। मैं ये बता रहा था कि एक वचन और बहुवचन में क्या फर्क होता है। अगर चीज एक हो तो एक वचन, अगर दो हो तो बहुवचन। अब करोड़े ये बता, पजामा एक वचन है कि बहुवचन? साहब करोड़े खड़े हुए। मास्टर हम बता तो दे मास्टर, मारियो नहीं। अबे बेवकूफ, मैं मारता हूँ, मैं तो साइकिल चलवाता हूँ। बता पजामा एक वचन है कि बहुवचन? मास्टर पजामा की तो ऐसी है, मास्टर के ऊपर है तो एक वचन है, नीचे बहुवचन हो गया। वाह बेटा वाह, जरूर बाप का नाम रोशन करेगा। अबे नेत्रहीन पाप आत्मा उल्टा दुष्ट नालायक सुअर गधे पाजी, निकल बाहर, लेट जा, उठा टांगे, चला साइकिल, चला चला चला। तो साहब मास्टर साहब एक दो चार सवाल और पूछते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि गोमती नदी कहां से निकलती है और किससे मिलती है। देखिए बच्चे क्या जवाब देते हैं। एक छोटा सा सवाल कि गोमती कहां से निकलती है और किससे मिलती है। तू खड़ा हो, गोमती कहां से निकलती है और किससे मिलती है? बच्चा खड़ा होके बोला, मास्टर हमारे बाप ने कही है कि स्कूल से सीधे घर आइयो, नहीं तो हाथ पांव तोड़ दिया। कोई कम से निकले, काऊ से मिले, हमें क्या करना? बेकार के आप मास्टर जी मिल भी नहीं करोगे कि सवाल जरा दिमाग करा हो। साहब मास्टर साहब गुस्से से पीछे बैठे हुए लड़के से पूछते हैं, अरे तो ये मालूम है गोमती कहां से निकलती और किससे मिलती? हाँ साहब मालूम है। अरे तो इतनी देर से क्या झक मार रहा? बता गोमती कहां से निकलती और किससे मिलती? बोले बात साहब गोमती रात के 12 बजे घर से निकलती और पार्क में छुपू चमार के लड़के से मिलती। अरे किस गोमती की बात कर रहा? हमारे घर के पीछे रहती। निकल बाहर, लेट जा, उठा टांगे, चला साइकिल, चला चला। साहब वो भी शुरू हुआ। सबसे पीछे का लड़का अंडरवियर पहने बैठा। मास्टर साहब ने खड़ा किया और गुस्से से बोले, ये तरीका है क्लास में आने का? क्या बात है, अंडरवियर पहनकर चले आए, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चा खड़ा होके बोला, मास्टर हमारा नाम रंगा, बाप को नाम चंगा, दादा को नाम नंगा। लगता है खानदानी नंगे हैं। कहाँ रहते हो? हलवाई की दुकान के सामने। अरे तो ये हलवाई की दुकान कहाँ है? हमारे घर के सामने। अरे तो फिर तेरा घर कहाँ है? हलवाई की दुकान के सामने। अरे तो ये हलवाई की दुकान कहाँ है? हमारे घर के सामने। अरे तो फिर ये दोनों कहाँ हैं? आमने सामने। अंडरवियर पहनकर स्कूल चला आया, पिताजी को बुला कर ला। पिताजी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? पिताजी का अंडरवियर तो हम पहने आ। निकल बाहर, लेट जा, उठा टांगे, चला साइकिल, चला चला। तो साहब थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि एक बच्चा दोनों पैर ऊपर किए बड़े आराम से पैर चला रहा, दूसरा खड़ा और तीसरा कुछ नहीं कर रहा। तो पहले वाले से बोले, क्या बात है करोड़े, बड़े आराम से पैर चला रहे? मास्टर साहब हमारी साइकिल चढ़ाई के ऊपर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगे रहो लगे रहो। लेकिन तुझे क्या हुआ लटोरे, तू खड़ा क्यों है? मास्टर साहब हमारी तो पंचर हो गई।
राम 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 राम, बड़ा बड़ा हुआ, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू दोनों पैर ऊपर किए कुछ भी नहीं कर रहा। बोले मास्टर साहब दिमाग खराब नहीं करो साहब, इनकी साइकिल चढ़ाई पे तो धीरे धीरे पेडल मार रहा है, इनकी पंचर हो गई, हमारी तो ढलान पे फिर पेडल के हुआ करेगी। हमारी दुनिया में अक्सर कुछ इंसानों के दिल बहुत ही कमजोर हुआ करते हैं। आप जानते हैं कि जिनके दिल कमजोर होते हैं वो किसी खास मौकों पर जो कहना चाहते वो नहीं कह पाते, और जो नहीं कहना चाहते वो उनके मुंह से निकल जाता है। तो एक बार की बात है, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं जिनका दिल बहुत ही कमजोर है। तो जब उनकी शादी हुई तो जिस लड़की से उनकी शादी होती है वो लड़की कुछ फिल्मी कलाकारों को राखी बांधती थी और उन्हें अपने भाई का दर्जा दिया करती थी। और वो फिल्मी कलाकार थे हमारे गब्बर सिंह, जिन्हें फिल्मी दुनिया अमजद खान के नाम से जानती है, दिलीप कुमार, ओम प्रकाश, जॉनी वाकर, राजकुमार। तो ये तमाम फिल्मी हस्तियां उस शादी में शरीक होती हैं और अपने जीजा जी से यानी कि मेरे दोस्त से गुजारिश करती हैं कि भाई ये हमारी मासूम सी बहन, ये हमारी मुंह बोली बहन जिसे हमने बहुत ही नाजो अंदाज से पाला है, हर तरह की खुशियां दी हैं, आप मेहरबानी करके शादी के बाद इन्हें किसी तरह से परेशान ना करें। तो देखिए वो अपने अंदाज में जब जीजा जी से बोलते हैं तो जीजा जी उनके अंदाज से डर कर घबरा कर क्या कहना चाहते हैं और क्या कह जाते हैं। तो जीजा जी दोस्तों से घिरे हैं, दो चार दोस्त यहाँ वहां बैठे हुए हैं, गप्पें हो रही हैं। सबसे पहले लड़की के बड़े भाई साहब गब्बर सिंह उनके करीब आए तो जीजा जी उनकी पर्सनालिटी को देख के कांपने लगे। वो थोड़े और करीब आए तो जीजा जी ने दोनों पैर उठा के कुर्सी पर रख लिए। तो गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान अपने शोले के अंदाज में उनके पास में आकर अपनी बहन के लिए गुजारिश करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। करीब आए, आंखों में आंखें डाली और बहुत ही जोश में, बहुत ही गुस्से के साथ शोले के अंदाज में बोले, कहने लगे, अरे सांबा अरे सांबा कौन से चंगा दिल को बिठा दिया रे सुअर के बच्चे, ये हमारी मासूम बहन है और अगर हमारी बहन को जरा भी तकलीफ हुई तो कसम भवानी की टेट में दबा दूंगा। साहब जीजा जी पीछे हट के बोले, आप लोग खामोखा परेशान होते हैं, मेरी शक्ल देखिए, क्या मैं किसी को तकलीफ दे सकता हूँ? कभी नहीं। शादी के बाद आपकी बहन ही मुझे बराबर तकलीफ देती रहती। साहब जीजा जी थोड़े संभले, वहां से दिलीप कुमार चले आ रहे थे अपने देवदास के अंदाज में। तो जीजा जी उन्हें देखकर भागने लगे तो दिलीप कुमार ने वहीं से अपने अंदाज में बोलना शुरू किया। बोले, हम दिलीप कुमार हैं जीजा, सामने आओ। हमारी ये मासूम बहन जिसके पसीने पर हमने खून बहाया है हमने, और अगर हमारी बहन को जरा भी तकलीफ हुई तो हम कसम खाकर कहते हैं जीजा कि मारे जूतियों की चांद गंजी कर बोले, एक गिलास पानी मिलेगा? पानी का क्या करोगे जीजा? मैं देखना चाहता हूं, मेरा बदन तो लीक नहीं कर रहा। बेचारे थोड़े और संभले, थोड़े करीब को जब इस तरफ निकल के आए तो ओम प्रकाश ने वहां पर उनके सामने आकर उनका गरेबान पकड़ लिया और गुस्से से बोले, कहने लगे, हमारा नाम ओम प्रकाश है जीजा, एक बात नोट रखना कि हम बहुत खतरनाक किस्म के आदमी हैं। अगर हमारी बहन को तकलीफ हुई तो मुंडी मरोड़ के बैठ दूंगा और कहूंगा, मारो बेवकूफ को, इसने मेरी बहन को सताया है। बेचारे जीजा जी घबराए। जब भागने लगे तो राजकुमार ने गरेबान पकड़ा और बिल्कुल पास में आके अपने राजकुमार के अंदाज में बोले, हम राजकुमार हैं जानी, यहाँ पर ऐसा कौन सा रंगबाज है जिसे हम नहीं जानते। याद रखना जीजा, अगर हमारी बहन को तकलीफ हुई तो इतना मारूंगा कि औलाद भी गंजी पैदा होगी। साहब जीजा जी पूरी तरह घबरा गए। बोले, एक साबुन की बट्टी ला दीजिए। साबुन की बट्टी का क्या करोगे जीजा? घर जाके पेंट धुलवाऊंगा। बेचारे थोड़ी और आगे बढ़े, सबसे आखिर में जॉनी वाकर ने पकड़ लिया
और जॉनी वाकर ने पकड़ के गरेबान से लटक के अपने अंदाज में बोलना शुरू किया। बोले, हमारा नाम जॉनी वाकर है। नहीं, एक बात नोट रखना जीजा कि अगर हम चिपकते हैं तो बिल्कुल चमगादड़ की तरह, और अगर हमारी बहन को जरा भी तकलीफ हुई तो याद रखना जीजा कि चक्कू अंदर बम्बा। साहब जीजा जी बुरी तरह घबराए और चरणों में गिर के, देखिए घबराहट में क्या जाते हैं, बोले आप लोग खामखा मुझे परेशान करते हैं। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि आपकी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपके ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा है और आप लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से आपकी बहन को अपनी बहन समझूंगा। तो लीजिए, अक्सर हमारी दुनिया में कुछ इंसानों की ख्वाहिश होती है कि उनके जो बच्चे और परिवार के अंदर वो उनके नाम बिल्कुल मिलते हुए रखे। मेरे मोहल्ले में एक आदमी है, उसके 3 बच्चे हैं। छोटे का नाम उत्तम, बड़े का नाम अति उत्तम और सबसे बड़े का नाम सर्वोत्तम। तो साहब एक इंसान की शादी हुई, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके यहाँ 3 बच्चे हों, तीनों के नाम बिल्कुल इसी तरह मिलते हुए रखे। तो शादी के कुछ अरसे के बाद में उसके यहाँ पहला बच्चा हुआ। पंडित जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरी इच्छा है कि मेरे यहाँ 3 संतान हों और मैं तीनों के नाम बिल्कुल मिलते जुलते रखूं। आपकी दुआ से पहला बच्चा हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बताइए महाराज। पंडित जी साहब ध्यान में थे, आंखें खोल के बोले, आलोक निरंजन। बोले, मिल गया महाराज। क्या मिल गया? बच्चा? बच्चे का पहला नाम मिल गया। मैं अपने पहले बच्चे का नाम अलख निरंजन रखूंगा। साहब वो चला गया। कुछ साल के बाद दूसरा बच्चा हुआ, फिर पंडित जी के पास पहुंचा। बोला, महाराज दूसरा बच्चा भी हुआ, कुछ मिलता हुआ नाम बताइए। पहले बच्चे का नाम क्या रखा था? आपने बताया था ना, अलख निरंजन। तो दूसरे का नाम रख दे लोकनाथ भंजन। बोले, वाह वाह महाराज, बहुत ठीक, नाम बहुत अच्छा है। साहब कुछ अरसे के बाद उसके यहाँ तीसरा बच्चा हुआ, लेकिन कुछ काला हुआ। नर्स के पास गुस्से से पहुंचा, नर्स ये क्या बदतमीजी है, मेरे दोनों बच्चे इतने खूबसूरत और तीसरा इतना काला। तो साहब नर्स बोली, देखिए ये भगवान की फोटोग्राफी का चमत्कार है, पहले उसने पॉजिटिव भेजी, हम नेगेटिव भेज दिया। साहब बेचारा परेशान सा पंडित जी के पास पहुंचा। बोले, महाराज तीसरा भी हो गया, लेकिन कुछ काला हुआ, नाम बताइए। पहले का नाम क्या था? अलख निरंजन। दूसरे का नाम लोकनाथ भंजन। तो तीसरे का रख दे बंदर छाप काला दंत मंजन। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि आप गोविंद सिंह गुल साहब की बातों पर, उनके लतीफों पर काफी हंस रहे थे, और ये हंसने हंसाने का माहौल देखकर मैं भी इसमें थोड़ी देर के लिए खो गया था। लेकिन हम एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं, यानी आपका प्रिय दोस्त वीरेंद्र सिंह एक बार फिर आपको दिलाने के लिए हाजिर है कि आज का ये कार्यक्रम संजोया है आपके लिए कन्हैया कैसेट में। और कन्हैया कैसेट के माध्यम से आज कई कार्यक्रम आप जो सुन रहे हैं, और इसमें गोविंद सिंह गुल साहब के बेहतरीन लतीफे, और जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला, बहुत ही अच्छे लतीफे आपके सामने पेश किए। मुझे अचानक एक बात याद आई कि हंसो और डॉक्टर से बचो, क्योंकि जितना आप हंसेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद उद्घोषक महोदय सारा समय अपने उद्घोषणा में ही व्यतीत कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं खुद हंसने हंसाने के मूड में फिर आ गया हूँ और आपको उसी ओर ले चल रहा हूँ जहाँ की आज का ये कार्यक्रम संजोया है कन्हैया कैसेट में, और आपसे मुखातिब करा रहे हैं फिर आपके मन पसंदीदा कलाकार, जिनकी इस महफिल में शिरकत यूं समझिए कि जिस तरह से अंधेरे में रोशनी बिखेरती हो, गोविंद सिंह गुल। तो साथियों, अभी आपसे मुखातिब थे हमारे उद्घोषक महोदय मिस्टर वीरेंद्र सिंह, और आपकी फरमाइश पर मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं और पेश है एक छोटा सा लतीफा। एक बार की बात है, एक धार्मिक स्थल पर
एक धार्मिक व्यक्ति कुछ महिलाओं को एकत्र करके उन्हें धर्म के बारे में कुछ बतलाता है। तो हमारे यहाँ महिलाएं कुछ बातों को समझ लेती हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी समझ में नहीं आती। तो एक महिला को कुछ बातें समझ में नहीं आती और वो उनसे पूछती है। तो किस तरह पूछती है? वो व्यक्ति ये बतलाता है कि जिस इंसान के घर पर कोई लड़की जन्म लेती है, उस इंसान के लिए भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है। इसलिए हमें लड़कियों से मोहब्बत और प्यार रखना चाहिए। लड़कियों के जन्म के साथ जो दहेज रूपी भ्रांतियां हमारे दिलो दिमाग के अंदर आ जाती हैं, उन्हें निकाल देना चाहिए। तो देखिए वो किस तरह बोलता है और फिर महिला उससे किस तरह के सवाल जवाब करती है। उस व्यक्ति ने उन महिलाओं को देखा और अपने एक खास तरीके से बोलना शुरू किया। बोला, देवियों, वेदों में लिखा है कि जिस व्यक्ति के एक कन्या होगी, भगवान उसके लिए स्वर्ग का एक दरवाजा बगैर सोचे समझे खोल देगा, और जिस व्यक्ति के 2 कन्याएं होंगी, भगवान उसके लिए स्वर्ग का दूसरा दरवाजा भी खोल देगा। इसलिए हमें कन्याओं से प्रेम करना चाहिए और कन्याओं के जन्म के साथ जो दहेज रूपी भ्रांतियां हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि कन्याओं के जन्म से ही हमें स्वर्ग मिलता है। जिस व्यक्ति के एक कन्या होगी, भगवान उसके लिए स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देगा। तो साहब एक महिला ने खड़े होकर उन महोदय से सवाल किया। बोली, कहा महाराज, ए महाराज, तुम्हारे भगवान के स्वर्ग के कितने दरवाजे हैं? तो साहब पंडित जी बोले, देवी, हमारे भगवान के स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं, जो ना कम होते हैं ना ज्यादा, और जिस व्यक्ति के एक कन्या होगी, भगवान उसके लिए एक दरवाजा खोल देगा, और जिस व्यक्ति के 2 कन्याएं होंगी, भगवान उसके लिए दूसरा दरवाजा खोल देगा। तो साहब वो महिला गुस्से से बोली, देखो महाराज, हमारा दिमाग खराब जिन करो, हमें बेवकूफ